नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल राख की गंगा, जिसके लेखक हैं श्री ऋतिक रोशन मिश्रा जी। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले उन्हें सुनकर आए। तो चलिए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 2। शाम को घर पहुंचते पहुंचते दोपहर हो जाती है। खाना खाकर वो फोन का इंतजार करते करते कुछ देर किताबें पढ़ने की कोशिश करता है, पर उसका जी नहीं लगता और खाट पर पड़े पड़े सो जाता है। शाम को जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सिरहाने के पास राजेश जी बैठे नजर आते हैं। शाम जल्दी से उठकर खाट पर बैठ जाता है और बोलता है, अरे राजेश जी, आप कब आए? मुझे उठा दिया होता। अरे कोई बात नहीं प्रभु, मौसम ही ऐसा है कि हल्की हवा का लुत्फ उठाते हुए चैन की नींद ली जाए। लेकिन हमारे नसीब में नींद कहाँ। हम वक्त नौकरी मिल जाए तो हम भी चैन की रोटी खाएं और सो जाएं। राजेश मजाकिया स्वर में कहता है, हाँ लाइए आपका आवेदन पत्र, हम अभी लिख देते हैं। राजेश श्याम की ओर एक लिफाफा बढ़ाते हुए कहता है, श्याम, इसको सरल अंग्रेजी में लिखना, हूबहू वैसे जैसे मैंने इसे हिंदी में लिखा है। अरे आप चिंता ना कीजिए महाशय, हम आपके आवेदन पत्र को इस तरह लिखेंगे कि आपके फिरंगी मैनेजिंग डायरेक्टर आपको नौकरी पर ज़रूर रखेंगे। खैर ये तो चलिए हो जाएगा, और कोई सेवा हो तो बताइए। राजेश हंसते हुए जवाब देता है, बस बस इतना काम करा दो महाराज, हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा इसी से। अच्छा, प्रोफेसर शुक्ला साहब नहीं नज़र आ रहे? छुट्टी नहीं हुई क्या कॉलेज से? राजेश पूछता है। वो पिताजी आजकल कॉलेज में ज़्यादा व्यस्त रहने लग गए हैं। कुछ छात्रों के नाटक की तैयारी करवा रहे हैं तो शाम को देरी से लौटते हैं। अगले महीने नाटक है ना, तो उसी सिलसिले में कुछ अंग्रेजी नाटकों का हिंदी में रूपांतरण कर रहे हैं। शाम आवेदन लिखते हुए जवाब देता है, शुक्ला जी तो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, फिर हिंदी में रूपांतरण क्यों? राजेश थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछता है, अरे महाराज यही तो खास बात है। अब अंग्रेजी के एकमात्र प्रोफेसर वही हैं, तो फिर अंग्रेजी काव्य और नाटकों को हिंदी में रूपांतरण करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। श्याम जवाब देता है, फिर तो ये अच्छा रहेगा कि आप उनके आने के बाद ही आवेदन लिख दें, वो चेक भी कर लेंगे और कुछ सुझाव भी दे देंगे मेरे आवेदन के लिए। राजेश सुझाव देते हुए कहता है, ना बाबा ना, उनके सामने तो हम अंग्रेजी लिखने से रहे, फिर तो मेरे हर पंक्ति पर 4 गलतियां निकलेंगी और फिर डांट अलग से पड़ेगी। अरे भाई हम लिख देंगे तो आप उनसे दिखवा लीजिएगा, लेकिन उनसे कहिएगा नहीं कि हमने लिखा है। श्याम कहता है, गुरु ये भी कमाल की बात है, शुक्ला जी अंग्रेजी के प्रोफेसर ठहरे और आप श्री श्याम शुक्ला यहाँ इतिहास में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सो भी हिंदी में। वाह। राजेश मजाक में कहता है, अच्छा हमारी छोड़िए, आपकी तो मास्टर्स भी खत्म हो गई है राजनीति शास्त्र में, पत्रकारिता के अलावा और क्या सोच रहे हैं आप? अरे महाराज हमारी रहने दें आप, अभी तो हमारा शौक बस पत्रकारिता में है। आप अपनी कहिए, आपका तो कुछ माह में ग्रेजुएशन खत्म होने वाला है, फिर आगे का क्या सोचा है जनाब? राजेश श्याम से पूछता है, अब आप लोग ही कुछ परामर्श दीजिए, वरना हमने तो मास्टर्स करने का सोचा है इतिहास से। अरे बिल्कुल सही सोच रहे हो श्याम, कई रास्ते हैं इतिहास में मास्टर्स करने के बाद। सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि कुछ थीसिस कर लीजिए, इसके बाद सरलता से प्रोफेसर बनने के रास्ते खुल जाएंगे। और भाई शिक्षक से अच्छा तो कोई नौकरी हमें लगती नहीं, और अगर तुम्हारी थीसिस अच्छी रही तो ज़रूर मैं अपने पेपर में तुम्हारे तथ्यों को जगह दूंगा। राजेश सुझाव देते हुए कहता है, अरे मेरे शोध और थीसिस को तो आप रहने दें, हाँ कुछ कविताएं हैं हिंदी में हमारी लिखी हुई, बस उन्हें छाप दें अगर आपका काम हो जाए तो। संपादक जी। श्याम हंसते हुए कहता है, अच्छा जी, भाई हमें तो मालूम ही नहीं था कि हमारे श्याम कविताएं भी लिखते हैं, और इसकी परिकल्पना के लिए कहाँ जाते हैं कविराज? पोस्ट ऑफिस। राजेश जोरदार हंसते हुए मजाक करता है, क्या आप भी मजाक करते हैं? पोस्ट ऑफिस का तो पूछिए मत, आज तो पूरा दिन खराब हो गया। श्याम कहता है, अरे हाँ वो बताओ यार, जिसके लिए तुम इतना सुबह से परेशान थे, वो काम हुआ तुम्हारा कि नहीं हुआ? अरे पूछिए मत, छोड़िए, जाने दीजिए उस बात को। ये लीजिए आपका पत्र हो गया, एक बार आप देख लें और कहीं सुधार की आवश्यकता हो तो हमें बताइएगा। श्याम आवेदन पत्र को राजेश की ओर बढ़ाते हुए कहता है, अरे वाह ठीक है, अच्छा तो मैं अब चलता हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद श्याम। राजेश खटपट से उठते हुए बोलता है, अरे धन्यवाद से काम नहीं चलेगा,
लाल जी की प्याज कचौड़ी और हमारी कविता को आपके अखबार में जगह देनी पड़ेगी। श्याम कहता है, एक बार ये आवेदन पत्र स्वीकार होने दो, अखबार का पहला पन्ना ही तुम्हें दे देंगे, तुम्हारी तस्वीर और तुम्हारी कविता दोनों लगा देंगे। राजेश जाते हुए कहता है, फिर ये बात पक्की रह गई, अगले हफ्ते आते हैं आपके यहाँ मिलने। श्याम पीछे से कहता है, अरे भाई मैं खुद आ जाऊंगा मिठाई के डिब्बे के साथ तुम्हारे यहाँ, बस एक बार ये स्वीकार होने दो। राजेश जाते जाते कहता है। श्याम मुस्कुराते हुए खाट पर लेट गया और शाम के हल्के भूरे बादल, नीले बादल आसमान में एक टक निहारने लगे। फरवरी बीती ही है और बसंत अपने चरम पर है, और ये मार्च के पहले हफ्ते की बसंत की खूबसूरत शाम, जहां पक्षियां जो कुछ घर लौट रहे हैं और कुछ अपने प्रेमी की तलाश में सुरीले गीत तरन्नुम में बिखेर रहे हैं। सूरज की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं पर, पत्तों पर थकी हुई सी अंगड़ाई ले रही है और अपने हल्के गुलाबी, हल्के लाल रंगों को बिखेर रही है। नटखट हवाएं फूलों को गुदगुदी करते हुए प्यार से उनके गालों को सहलाकर पूरे फिजा में मंत्रमुग्ध कर देने वाले सुगंध से वातावरण को विभोर कर रहा है। ये सब एक साथ मिलकर श्याम के मन में छुपे कवि को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और कविराज जैसे ही कुछ गुनगुनाने और किसी परिकल्पना में खोने लगते हैं कि उन्हें अचानक से याद आता है कि शाम के करीब 6 बज गए हैं और अभी तक उस लड़की का फोन नहीं आया। वो खाट से उठता है और रसोई जाते जाते अपनी अम्मा को आवाज लगाते हुए कहता है, अरे अम्मा, क्या किसी का टेलीफोन आया था हमारे सो जाने के बाद? हमें तो नहीं पता बेटा, हम तो अपने कमरे में थे। अच्छा ऐसा करो, एक बार बहादुर से पूछ लो। श्याम की अम्मा कहती है, बहादुर काका, ओ बहादुर काका, टेलीफोन बज रहा था क्या? नहीं बेटवा, अभी तक तो नहीं बजा। बहादुर काका कहते हैं, अच्छा नहीं बजा क्या? चलिए ठीक है, देखते हैं। श्याम धीरे से बोलता है। श्याम कुछ देर टेलीफोन के पास खड़ा रहा और फिर आंगन की ओर बढ़ गया। अरे बटवा, टेलीफोन बज रहा है तुम्हारा, बहादुर काका जोर से बोलते हैं। श्याम अपने लंबे लंबे कदमों से टेलीफोन की ओर बढ़ता है और तपाक से फोन का हैंडल उठाकर अपने कान के पास लगाकर हेलो कहता है। हेलो हेलो, आप श्याम बोल रहे हैं बनारस वाले, जिन्होंने दोपहर में अपने मामा से बात करने के लिए नंबर घुमाया था? जी हाँ, जी मैं ही बोल रहा हूँ। जी माफ़ कीजिएगा, हमने अब्बू से बात की थी, लेकिन वो किसी भी काशीनाथ शुक्ला को नहीं जानते। यहाँ तक कि हमारे आसपास में भी कोई काशीनाथ शुक्ला नहीं रहता, हमने पता करवाया था। लड़की ने एक सांस में सारी बात फोन के उस तरफ से श्याम को कह दी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हम कहीं और से मामा जी का पता कर लेंगे। आपने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम कहता है, कष्ट? लड़की फोन के उस तरफ से पूछती है, जी मतलब हम कह रहे थे कि आपने जो इतनी तकलीफ उठाई उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम उसको समझाते हुए हिंदी वर्णमाला को थोड़ी उर्दू से पिरोते हुए बोलता है, नहीं तकल्लुफ की कोई बात नहीं, आपका मसला हल हो जाए बस काफ़ी है। लड़की जवाब देती है। श्याम जी कहकर फोन पर चुप हो जाता है। उसे मालूम नहीं है कि आगे क्या बोला जाए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद श्याम कहता है, आपने अपना नाम क्या बताया था? जी हमने अपना नाम बताया नहीं था, चलिए वैसे हमारा नाम यफ़ा है। लड़की जवाब देती है, यफ़ा काफ़ी अलग और खूबसूरत नाम है। श्याम कहता है, जी शुक्रिया, अच्छा अब हम फ़ोन रखते हैं, खुदा हाफिज़। लड़की फ़ोन रख देती है। जी ठीक है। श्याम कहता है, मगर इतने धीरे कि उसे तो सुनाई दे, पर कॉल के उस तरफ खड़ी लड़की को नहीं। श्याम उसके नाम को 1-2 बार दोहराता है और किसी शून्य सोच में विलीन हो जाता है। यफ़ा। कविराज अपने कवितज्ञ के सागर में गोते लगाते हुए ये सोचता है कि लड़की हिंदी थोड़ी कम जानती है, लेकिन उसका उच्चारण हिंदी एवं उर्दू में स्पष्ट है। बातों में थोड़ी गर्माहट और आवाज़ में मिठास से तो कोई किशोरी, कोई हम उम्र नज़र आती है। जिस तरह से कल कुछ बातों में ही मिजाज उनका गर्म हो गया था इससे तो मालूम पड़ता है कि कोई नौजवान ही होगी, क्योंकि वयस्कों की तरह उनमें धैर्य और बातों के ढंग की समझ थोड़ी कम है। खैर, लेकिन जिस प्रकार उनको उसकी यानी श्याम की समस्या याद रही,
जरूर दिल की अच्छी और मददगार होगी। कुछ देर की ही बातों में श्याम उसके बारे में सोचना और समझना और उन पर यकीन करना चाहता है। वो चाहता है कि उसने जो भी उसके संदर्भ में सोच रखा है वो सभी सच ही होंगे। खैर, ये तो हमें और आपको बाद में ही पता चलेगा। कुछ देर में आंगन में टहलने के बाद श्याम सड़क पर निकल जाता है। सूरज भी आधा डूब चुका है और उसकी मचलती इठलाई किरणें आधी लाल और आधी गुलाबी प्रतिमा बन किसी खूबसूरत आंचल की तरह आकाश के चेहरे पर बिखरी हुई है और हल्के भूरे और सुनहरे शाम के बादलों को पिघलाकर कविता लिखने का एक आकर्षक समय बना रही है। श्याम भी कुछ गुनगुनाते हुए अपने घर से थोड़ी दूर निकल जाता है। सामने से उसे राजेश आता दिखाई पड़ता है। और पत्रकार राजेश जी, हो गया आपका आवेदन पत्र पोस्ट? श्याम राजेश की ओर देखकर कहता है। हाँ, बस अभी अभी पोस्ट ऑफिस के बाहर लगे पोस्ट बॉक्स में डाल कर आया हूं, राजेश अंगड़ाइयां लेते हुए कहता है। दोनों एक दिशा में चलने लगते हैं। इतने मनमोहक श्याम के बारे में आपका क्या कहना है कविराज श्याम शुक्ला जी? राजेश श्याम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। श्याम कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है, यूं सुनहरी शाम सा तेरा रंग सांवरे, जैसे शाम समेटे हो सारे रंग सांवरे। सूरज की किरणें जिसे गौर से देखा जाए तो सारे रंग उसमें समेटे हुए हैं। बहुत खूबसूरत, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। राजेश हाथ को हवा में उठाते हुए और मुस्कुराते हुए कहता है। अच्छा श्याम, मुझे तुमसे एक बात करनी थी, गंगा के आगे की पढ़ाई को लेकर। राजेश कहता है। गंगा? हाँ, अच्छा गंगा, हाँ तो बताइए कैसी चल रही है गंगा की पढ़ाई? उसका तो दूसरे सेमेस्टर का रिजल्ट आया होगा, उसका भी विषय तो हिंदी साहित्य और इतिहास है ना शायद? श्याम याद करते हुए राजेश से कहता है। जी, इसी विषय में बात करनी थी। उसका रिजल्ट इस बार कुछ अच्छा नहीं आया है। मैं सोच रहा था कि अगर तुम उसे कुछ इतिहास पढ़ा दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी हो जाएगी। तुम तो जानते हो अभी इस हाल में नहीं हूं कि उसको प्राइवेट ट्यूशन दिलवा सकूं। राजेश थोड़े उदास स्वर में कहता है। अरे तो इसमें चिंता की कौन सी बात है, आप चिंता मत कीजिए, हम करवा देंगे उसे परीक्षा की तैयारी। श्याम प्यार से कहता है। तुम बहुत अच्छे हो श्याम, न जाने मैं किस तरह तुम्हारा एहसान उतारूंगा। राजेश सर झुकाकर कहता है। अरे भाई, प्याज कचौड़ी और केसर वाली चाय से आपका और मेरा सारा एहसान बराबर हो जाएगा। श्याम हंसते हुए कहता है। अरे जरूर जरूर, तो अभी चलिए सर श्याम जी। राजेश कहता है। अच्छा राजेश जी, इतवार और सोमवार तो हम थोड़े व्यस्त हैं, मंगलवार शाम हम आपके घर आते हैं। और हाँ, गंगा को कह दीजिएगा कि तैयारी पूरी रखे, वरना श्याम सर पिटाई बहुत करते हैं, वो भी छड़ी से। श्याम हंसते हंसते राजेश के पीठ पर हाथ रखते हुए कहता है। दोनों बाजार की ओर निकल गए हैं। सूरज भी अब पूरा ढल चुका है। अंधकार आकाश में समा गया है। तारे हल्के टिमटिमा रहे हैं और चांद छोटा मगर चांदी के चमकते तारों में लिपटा दिखाई पड़ रहा है। रात को जब श्याम के बाबूजी घर आते हैं तो श्याम उन्हें सारी आप बीती सुना देता है। ये सुनकर प्रोफेसर शुक्ला जी डायरी को वापस से चेक करते हैं और मामा जी का नंबर कहीं और से निकालकर श्याम को एक छोटे से पुर्जे पर लिखकर दे देते हैं। वैसे तो प्रोफेसर साहब का पात्र हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि सामान्य से थोड़ा अधिक कदकाठी वाले श्री भरत शुक्ला अंग्रेजी के बनारस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उम्र में 40 से 45 वर्ष के, शरीर से पतले और चुस्त और बादामिया रंग के गंभीर और शांत व्यक्ति हैं शुक्ला जी। उन्हें कई बार विदेशों और कई बड़े शहरों से भी नौकरी की अर्जियां आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी वो कभी बनारस छोड़कर नहीं गए। उनके लिए उनका सम्मान, उनका रुतबा पैसों से कई बढ़कर है। श्याम उनका एक लौता लड़का है। इतने सम्मानित अंग्रेजी शिक्षक होने के बावजूद भी वो कभी श्याम पर अपनी मनसा नहीं थोपते। वो श्याम को अक्सर वो पढ़ने और वो करने देते हैं जो वो करना चाहता है, जिसे लेकर वो आगे बढ़ना चाहता है। हाँ, सामान्य भारतीय पिता होने का कर्तव्य निभाते हुए वे अक्सर श्याम से अंग्रेजी और इतिहास के बारे में प्रश्न उत्तर का डांट लगा दिया करते हैं। अवश्य। तो ये तो था श्याम जी के बाबूजी के तथ्य में। अब जरा श्याम की अम्मा और बहादुर काका के बारे में कुछ सुन लेते हैं।
श्याम की अम्मा आम भारतीय नारी हैं जिसे अपने घर, पति और पुत्र से अत्यंत मोह है। पूजा पाठ और अपने परंपरागत संस्कृति से जुड़ी शांत और खुश मिजाज स्त्री हैं। एक बार को तो वो भोजन करना भूल जाएं, पर महादेव को जल चढ़ाना वो किसी दिन नहीं भूलती। वहीं बहादुर काका उनके घर के एक अभिन्न भाग हैं। बहादुर काका एक अधेड़ उम्र के करीब 55 से 60 वर्षीय पतले दुबले मगर काफी हंसमुख और फुर्तीले व्यक्ति हैं। श्याम ने जब से होश संभाला है उसने बहादुर काका को अपने घर में पाया है। खाने से लेकर पौधों में पानी डालना और प्रोफेसर साहब की किताबों से लेकर रसोई के मसालों तक सबका जिम्मा बहादुर काका के ऊपर है। चलिए तब हमारे मुख्य पात्र श्याम की ओर नजर घुमाते हैं। मामा जी का टेलीफोन नंबर नायक अपने पिताजी से प्राप्त करके अपनी समस्या सुलझा लेता है, मगर उसको लखनऊ में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम का जायका उसके जुबान से अभी तक नहीं उतरा, उसकी बराबर याद आती रहती है। या यूं कहें कि एक टीस सी उसके मन में हमेशा उठती रहती है। मगर जैसा कहा गया है, जीवन तो चलता रहता है, किसी के साथ भी और किसी के बाद भी। तो भैया उसी तरह श्याम की जिंदगी की गाड़ी भी बस यूं ही चलती रहती है। मंगलवार की दोपहर जब श्याम विश्वविद्यालय से आ रहा होता है तो उसे याद आता है कि आज तो गंगा को पढ़ाने जाना था। ये सोचकर वो जल्दी ही मित्रों से विदा लेकर घर की ओर चल देता है। अब आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ, और साथ ही साथ हमें बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।